हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक पकारे की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, अभी हमने एनडीए का नया सेशन शुरू किया है। जो भी बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उन दोनों जो एग्ज़ाम्स को लेके चले हुए हैं। एनडीए के एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स जो है वो ज़्यादा आता है, तो आज हम उसी को ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 सेशन डाल रखे हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। प्लीज़ उन्हें जाके देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। आज हम करेंगे आपका डिटरमिनेंट्स। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले सेशन में। आज हम देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ इस करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमारा कैलकुलेशन के अंदर टाइम को बचाती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आपकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है डिटर्मिनेंट की। आपने डिटर्मिनेंट का सीखा था जिसमें हम उसको मोड में लिखते थे। जैसे कोई भी मैट्रिक्स थी तो मोड में लिख देते थे। और एक चीज़ इसमें बहुत बारी आती थी कि अगर ये इज इक्वल टू 0 है या नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मीनिंग है। तो ये मैंने प्रीवियस सेशन में अच्छे से समझा रखा है। जिन बच्चों को नहीं देखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा, प्लीज़ जाइए उसे देखिए। ठीक, आज हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी लाइन आपकी डिटरमिनेंट की 0 होती है तो पूरा का पूरा जो डिटरमिनेंट निकलता है उसका आंसर 0 होता है। क्या कहता है कि इफ एनी वन लाइन, ठीक है, एनी वन लाइन इन डिटरमिनेंट, ठीक है, इज 0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे वो भी क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। फोर्थ एग्जाम्पल के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो एग्जाम्पल हर एक का देना ज़रूरी है। देखिए, ये लिया मैंने 2, 3, 4 और बीच में 0, 0, 0, 1, 2, 1। अब हमें पता है कि एक्सपेंड करके हम उसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते थे। तो एक्सपेंड करके कैसे करते थे, हम इसको लेते थे पहले। जैसे आप इसको बाय रो भी कर सकते हो, बाय कॉलम भी कर सकते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन 2, 0, 0, 2 एंड 1 माइनस 3, 0, 0, 1, 1 प्लस 4, 0, 0, 1 एंड 2। द आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे कि अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, देखिए ऐसे करके लिख दोगे और इसका नाम मैट्रिक्स लिख दोगे तो और ये पूछा जाएगा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो होगा क्योंकि कोई एक जो लाइन है वो क्या है, आपकी 0, 0, 0 है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड हो गई है। अब चलते हैं हम आपकी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो आपके पास में अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस का क्या मीनिंग है, एनी 2 रो एनी 2 कॉलम। अगर आपको पैरेलल का समझ में नहीं आ रहा है, कोई 2 रो और कोई 2 कॉलम आपस में क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जैसे कैसे, देखिए 1, 2, 3 ले ली मैंने, एक रो ये ले ली और एक रो ये ले ली, एक रो ये ले ली, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है और ये आपकी R3 है, ठीक है। R2 इज इक्वल टू R3 है जब कोई 2 रो आपस में क्या है, इक्वल है, उसका हर एक एलिमेंट सेम है, तो इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने इस प्रॉपर्टी का याद रखना है कि कभी जैसे विदाउट एक्सपेंडिंग ही हमने इसका आंसर निकाल लिया है, इसको हमने विदाउट एक्सपेंडिंग ही सॉल्व कर लिया है, तो ये रिजल्ट है। ये आप याद रखोगे तो आपको पूरा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम इसका प्रूफ एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो बता रहा है वो सही भी होगा या नहीं होगा। देखिए 1 आया, 1, 3, 3 एंड ये आया, माइनस 2, 2, 3, 2, 3 प्लस 3, 2, 1, 2, 1। क्लियर? अब देखिए 1 ये आएगा, 3 माइनस 3 0 हो गया ना, -2, 6 माइनस 6 एंड प्लस 3, 2 माइनस 2, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एनी 2 रो एनी 2 कॉलम के साथ में भी ऐसे चलेगा। अगर ये कॉलम में होता है जैसे कि 2, 1, 3,
2 1 3 एंड 1 1 2, अगर ये कॉलम में इक्वल है तब भी आपका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इफ पैरेलल लाइंस क्या है, आर आइडेंटिकल है, क्या है, आर आइडेंटिकल है, या ये कह सकते हैं कि आर सेम है, ठीक है, ईच एलिमेंट्स आर बोथ आर इक्वल है, तब हमारे पास में ऑटोमेटिकली इसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। समझ में आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास में जैसे दो लाइंस है और उनके आपस में कोई रिलेशन निकल आता है, ठीक है, तब हमारे पास में डिटरमिनेंट क्या रहता है, 0 रहता है। एग्जाम्पल के बिना तो समझ आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या लेते हैं इसका, 1 2 एंड 3, 2 4 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 एंड 2 4 6, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी ले लीजिए, 1 1 2 ले लीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो रो 3 का तो किसी से कोई लिंक नहीं है, बट जो रो 1 है वो हम देख रहे हैं कि इसकी डबल है, इसकी डबल है। जैसे कि R1 किसकी डबल है, इसकी डबल। R2 का अगर हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो R2 के बराबर हो जाएगी ना। तो मतलब दे बोथ आर रिलेट टू ईच अदर, कि इसका इसके साथ कुछ ना कुछ लिंक है, कि जैसे हम R1 को इंटू 2 कर देंगे तो ये हमारे पास में R2 के इक्वल बन जाएगा। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट भी ऑटोमेटिकली क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। समझ आ गई। किसी भी मतलब रो का या कॉलम का आपस में कुछ रिलेशन निकल आता है तो वो हमारे पास में उसका डिटर्मिनेंट कैसे बनता है, 0 बनता है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए फॉर द एग्जांपल आप कॉलम में ले लेते हैं, मैंने लिया 3 6 एंड 9 एंड 1 2 3 1 2 3 3 6 9, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते 1 2 एंड 3। अब अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव कि जो C1 है वो इक्वल C2 के हो सकती है जब हम उसको इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे C2 को। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 3 के साथ तो ये इक्वल लग रहे हैं मुझे, ये लग रहे हैं, ठीक है। लगने के बाद क्या लग रहा है कि ये 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या देता है हमको, डिटर्मिनेंट 0 देता है। ये रिजल्ट था, ये रूल था। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों है। चलिए देखिए समझते हैं इस चीज़ को। इसी क्वेश्चन को लेते हैं बट इस चीज़ को समझते हैं कि ये हमारे पास में 0 बनता कैसे। देखिए ये आया, मैंने लिया था 3 6 9 एंड 1 2 एंड 3 एंड 1 1 2। तो मुझे अकॉर्डिंग टू रूल ये कहा जाता है कि ये आपस में क्या है, मतलब दो लाइंस या दो कॉलम्स आर रिलेट टू ईच अदर। ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल टू लाइंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये कैसे हमारे पास में सीक्वेंस बना रहा है कि C1 इज इक्वल टू 3 C2 के बराबर है। ये है तो डायरेक्ट आपने रिजल्ट को लिख दिया 0। अब हम इसका प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग और एक्सपेंडिंग का क्या मीनिंग है। जब हमने एक्सपेंड करना है तो हमने सीधे जैसे हमने शुरू में डिटर्मिनेंट सीखा था वैसे करना है, बट विदाउट एक्सपेंडिंग क्या करना है कि इसको हमने एक्सपेंड नहीं करना है, हमने इसको इस तरीके का बनाना है कि इसका रिजल्ट हमारा बिना एक्सपेंडिंग के आ जाए। देखिए ऑपरेट करके, कैसे ऑपरेट करके हम ऑपरेट करेंगे किसको, C2 को मैं ऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है। C2 को करना है या C1 को करना है, जैसे मर्जी कर लीजिए। C2 को ऑपरेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, C1 - 3 C2।
ध्यान से समझिएगा कि ऑपरेट मैंने कैसे करना है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ पे बीच बीच में जीरो लाना है, जीरो लाना है या 1 1 लाना है। तो 0 0 वाली लाइन हमने सीख रखी है कि अगर बीच में 0 0 बन जाएगा तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो C2 को ऑपरेट करना है तो C1 को तो हमने छेड़ना नहीं है, तो जिस पे हम ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं उसको स्टिल जैसा है वैसा का वैसा पहले लिख देना है। इसको हम ऑपरेट नहीं करें, C1 और C3 को ऑपरेट नहीं करें। आइए, अगर आपको ऑपरेशन में या ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताएं, इससे भी हम एक इसका अलग सेशन ले सकते हैं, इसको हम अलग उसमें भी बता सकते हैं। अगर आता है, मेरे को तो लग रहा है कि मोस्टली बच्चों को आता ही होगा क्योंकि 12th में अभी पढ़ के गए हो आप, ठीक है। अब देखिए ऑपरेट कैसे करना है। ये C1 आया आपका फर्स्ट एलिमेंट 3 एंड 3 इंटू C2 मीन्स 3, देन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट यहाँ का एलिमेंट आ गया 0। नेक्स्ट है 6 माइनस 2 इंटू 3, देन 6 माइनस 6 एंड इज इक्वल टू 0। उसके बाद आता है कि 9 माइनस 3 इंटू 3, देन 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 0। अब आप जब इसको एक्सपैंड करोगे या एक्सपैंड करके भी आप देख सकते हो तो इसका आंसर 0 ही बनेगा, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है अकॉर्डिंग टू दिस कि जब हमारे पास में एक जो एलिमेंट है, एक जो लाइन है, चाहे वो रो में या कॉलम में हो, अगर उसका हर एक एलिमेंट 0 0 है तो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से आपका 0 बन के आता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पता चली कि अगर कोई चीज कोई लाइन, दो लाइंस आपस में रिलेट कर रही है, इट मीन्स कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे ये कहा जाता है कि जो आप डिटरमिनेंट निकालते हो, ठीक है, वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर। ये रूल है, इसको अच्छे से समझ लेना है। आपका काफी टाइम बचेगा जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, आपको पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना वहां पे, ये सीखने हैं। अगर ये चीजें याद कर ली तो हर एक क्वेश्चन पे 2.5 मार्क आपका पक्का हो जाएगा, नेगेटिव मार्क आएगा ही नहीं। क्लियर। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करके देख ही लेते हैं कि इन्होंने हमको रूल दिया है बट चेक करना हमारा बनता है। ए लेट ए मैट्रिक्स मैंने, या ए कुछ भी डिटरमिनेंट ले लिया, क्या ले लें, 2 3 4 एंड 1 ले लिया। इसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। ट्रांसपोज आएगा 2 4 3 एंड 1 आएगा, यही आएगा। लेकिन इस केस में बच्चों इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम। डिटरमिनेंट मैं निकालूंगी पहले ए का, तो वो निकलेगा 2 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड ए ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, वो कितना आएगा 2 माइनस 12 अगेन माइनस 10। इट मीन्स कि ये जो रूल है बिल्कुल करेक्ट है कि चाहे आप ए का डिटरमिनेंट निकालिए फिर उसका ट्रांसपोज करके भी डिटरमिनेंट निकालें तो आंसर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास में आता है कि अगर सपोज करो मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली है, ए मैट्रिक्स ही ले लेते, 1 2 4 1 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ले ली और उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, रो टू कॉलम कर दिया। जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। अगर ये कहे कि इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, जो आपकी कॉलम ये रो थी इसको कॉलम में लिख लेना है, मतलब आपस में दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए ट्रांसपोज का अलग है। ट्रांसपोज में आप क्या करते हो, आप ट्रांसपोज में ये करते हो कि जो रो होती है उसको कॉलम बना देते हो, कॉलम को रो बना देते हो। लेकिन नहीं, इसके अंदर दोनों आपकी इंटरचेंज होंगी, दोनों क्या होंगी, इंटरचेंज होंगी, ठीक है। इंटरचेंज का क्या मीनिंग है कि रो के साथ इंटरचेंज, कॉलम के साथ इंटरचेंज। जैसे कि कैसे लिखेंगे इसको, देखिए a इज इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, इस तरीके से इंटरचेंज होंगी आपस में। आई थिंक 2 रो भी नहीं होंगी, 2 रो चेंज हो रही है। ये मैं थोड़ा सा गलत बता रही हूँ, कॉलम नहीं, रो टू रो चेंज हो रही है। कॉलम टू कॉलम चेंज कैसे होंगी, कॉलम टू कॉलम चेंज कैसे होंगी, देखिए ऐसे होंगी, इस तरफ का इस तरफ चला जाएगा, तो ये 4 1 एंड 2। समझ में आ गई। जब हमारी 2 कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, क्या है, कोई भी 2 रो, 2 कर लीजिए। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेके और समझते इसको, देखिए अच्छे से करते हैं। अभी लेट्स सपोज
2 3 4 6 7 8 9 10 एंड 11, ये ले ली मैंने, कोई मैट्रिक्स ले लिए। ये आपकी आ गई बच्चों R1 आ गई, ये R2 आ गई एंड R3 आ गई। नाउ R1 इंटरचेंज हो रही है R2 के साथ में, R3 स्टिल सेम है। ये ऑपरेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, ऑपरेशन का ही एक पार्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे 3 7 एंड 10, 2 6 एंड 9 एंड 4 8 एंड 11। समझ आ गई बात, ये हुआ इंटरचेंज। एनी टू, कोई भी दो रो चेंज कर लीजिए, कोई भी दो कॉलम चेंज कर लीजिए। कॉलम टू कॉलम चेंज कैसे करेंगे हम, जैसे कि ये है आपके पास में C1 C2 एंड C3, C1 को C2 बना दूंगी, C2 को C1 बना दूंगी, इस तरीके से इसको इंटरचेंज करेंगे हम। तो ये आएगा 6 7 8 एंड 2 3 4 9 10 एंड 11। तो ये इंटरचेंज जब हम करेंगे, ठीक है, कोई भी दो, इफ टू रो एंड कॉलम, इफ टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, क्या होंगे, आर इंटरचेंज होंगे, तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट आता है, जैसे कि सपोज कर लिए चेंज करने से पहले ये था मेरा A, तो इसका डिटर्मिनेंट निकला ये, तो इसके बाद जो इसका चेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस में एक नेगेटिव का साइन लगेगा जब हम उसको इंटरचेंज करके बनाएंगे। बात समझ में आई। मान लीजिए कि इसका आपने डिटर्मिनेंट सोल्व करके निकाल लिया, जैसे इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया 6 निकाल लिया, बट जब आपने इंटरचेंज कर देंगे तब आपका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो -6 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई कि सिर्फ एक नेगेटिव साइन जो है वहां पे लगता है जब हम क्या करते हैं, उसको इंटरचेंज करते हैं, उसको इंटरचेंज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये तो हमें रूल लग गया पता कि क्या आंसर आता है कि A का जो डिटर्मिनेंट होता है वो -A के इक्वल आता है, ये हमको रूल दे रखा है। चलिए एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। आप 2 1 4 1 कुछ भी लिख लीजिए, इसका चलो इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। इसको इंटरचेंज कैसे करेंगे, रो टू रो करते हैं, कॉलम टू कॉलम भी देख लेंगे, रो टू रो कर रहे हैं। देन A इज इक्वल टू, नया जो A बन के आया वो आया रो टू रो, देन 2 1 1 एंड 4। अब क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ये आएगा 1 - 8 इज इक्वल टू -7। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकला, -7। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 8 - 1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। तो अब आपका ये नहीं देखना कि माइनस उधर आए, माइनस में ही आंसर आए। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। तो यहाँ पे भी -7, यहाँ पे भी -7 आया, लेकिन इसके आंसर के साथ में क्या जुड़ के आ रहा है, माइनस जुड़ के आ रहा है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ गई कि अगर हम कोई भी दो रो या कॉलम को चेंज करते हैं तो हमारे पास में जो नई चीज़ जो बन के आएगी, नया जो डिटर्मिनेंट बन के आएगा वो एक नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करेगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास में, उसमें देखते हैं कि क्या है। इफ के इज द एनी कांस्टेंट टर्म, एनी कांस्टेंट टर्म लेके आप चल सकते हो, कांस्टेंट ही है ये। तो इसमें क्या रहता है आपके पास में कि A डिटर्मिनेंट के, तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके डिटर्मिनेंट में, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट के ऊपर पावर लगा दी है, डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई पावर लगा दी है, बस वो डिटर्मिनेंट से बाहर पावर चली गई, ये है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब इसी के साथ एक रूल ये बन जाता है कि A इंटू बी इन डिटर्मिनेंट के अंदर, इट मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, एंड दोनों का जो डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में आएगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है। अब इसी के साथ एक और रूल बन जाता है हमारे साथ में कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है कि इफ A डिटर्मिनेंट है देन उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है। ये आपकी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव थी, जो कि आपकी प्रोडक्ट में
एप्लीकेबल नहीं होती थी। आपने देखा था कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए होता है, नॉट इज इक्वल टू बी ए होता है, बट इन द डिटर्मिनेंट के अंदर ये इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज इसमें ऐड करते हैं हम। जब मैंने लिखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है, ठीक है, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। मीन्स कि डिटर्मिनेंट आपका कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो इसको लेके चलते हैं। अगर ए बी डिटर्मिनेंट आपका नॉट इज इक्वल टू 0 है, मीन्स कि क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। सेम चीज, तो अगर ये नॉन सिंगुलर हुआ तो ऑटोमेटिकली ये भी नॉन सिंगुलर ही हुआ, क्योंकि बोथ आर इक्वल। जब ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये भी इन्वर्स को एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए बी का आंसर आइडेंटिटी में आ सकता है, और जिसका ये मतलब हुआ कि बी ए का आंसर भी आइडेंटिटी में आ सकता है। तो ऑटोमेटिकली ए बी डिटर्मिनेंट एंड इज इक्वल टू बी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कह सकते हो आप कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू, व्हेन आपको इंट्रोड्यूस करी गई है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात नहीं की गई है देन बोथ आर नॉट इक्वल बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे का ऐसे ही है कि घुमा फिरा के एक ही चीज़ आपको बार बार पूछी जाएगी, बट आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। वी नो अबाउट द स्केलर। स्केलर में क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड है। 8 9 10 2 5 6 सारे क्या हैं, स्केलर हैं, सब स्केलर हैं ये। ठीक है, वेक्टर कौन से होते हैं, 6x 6y 6z, ये सारे क्या हैं, वेक्टर। जब हमें एक्स एक्सिस के बारे में बताया जाता है, जब हमें डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करी जाती है। स्केलर डिनोटेड ऐसे के ले लिया हमने, y z कुछ भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैंने एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया है किसी भी मैट्रिक्स के साथ में, और मैट्रिक्स का ऑर्डर है n इंटू n, मीन्स की स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, मे बी 2 इंटू 2 की है, 2 इंटू 2 की है, ठीक है, या फिर 3 इंटू 3 की है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो पक्का हो गया। 2 इंटू 2 हो है, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 कुछ भी है। तो इसका सॉल्यूशन किसके बराबर रहता है, जो स्केलर है पावर a एंड डिटर्मिनेंट a का। इट मीन्स कि यहाँ पे आएगा a का 2 एंड a, ये रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, k3 एंड डिटर्मिनेंट a के बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरे पास में कोई स्केलर क्वांटिटी है एंड ऑर्डर उसका 2 इंटू 2 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो बराबर होगा k की पावर 2 एंड a डिटर्मिनेंट के बराबर। समझ में आ गया कि किस तरीके से हम स्केलर को यहाँ पे यूज करेंगे। आपने ये वाले रूल को अच्छे से समझना है, अपने दिमाग में डालना है, ताकि क्वेश्चंस आपका इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। तो बच्चों यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टीज थी, हमने सीख ली हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पेपर में। थोड़े से जो क्वेश्चन है मैं लेके आई हूँ। इसके बाद हम एक और सेशन लेंगे अकेले मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आपके कम से कम 5 6 7 नंबर का, इस मतलब 6 7 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो 6 7 क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेक्ट करना बहुत बड़ी बात है इन एनडीए एग्जाम्स। तो इसीलिए वजह से हम अभी इसका एक और सेशन लेंगे जहाँ पे हम एनडीए का करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आज जितने क्वेश्चंस हम कर सकेंगे उतने करेंगे। कल हम एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें हम आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का एक सेशन लेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। एक ऐसे मॉक टेस्ट रख लीजिए कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वो हम देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो कल का जो सेशन होगा। फिलहाल जो हमने आज पढ़ लिया है उसको अब एप्लीकेबल करने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
इट मीन्स कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये चीज़ें अपने दिमाग में अच्छे से साथ साथ में पॉइंट करते चलने हैं एंड क्लियर करते चलना है। अब कहता है कि बी एडजॉइंट ए के इक्वल है। बी क्या है आपके पास में, एडजॉइंट ए के इक्वल है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अभी हमने बात करी थी, अभी आइडेंटिटी की बात हुई थी, एडजॉइंट की बात हुई थी, नॉन सिंगुलरिटी की बात हुई थी, तब हमने देखा था कि क्या रहता था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाती थी। लेकिन जब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तब आपका ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता है। तो इसका मीनिंग है कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। सेकंड देखिए कि ए बी इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके डायगोनल में एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे √3 है, 0 है, 0 है, एंड डायगोनल का हर एक एलिमेंट क्या रहता है बच्चों, इक्वल रहता है, इक्वल रहता है। इसमें आइडेंटिटी की बात नहीं करी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात नहीं करी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक अलग डेफिनेशन रहती है कि वो आपके पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाए तब बात करेगा, अदरवाइज स्केलर मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो ये मे भी आंसर आपका ठीक जाता, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्शन आपका रॉन्ग है। थर्ड कहता है कि ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स, हो सकती है, सोचिए जरा, ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स। वी नो अबाउट द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या था कि इन विच ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्रोडक्ट में, बट ये जरूरी तो नहीं है ना कि ए बी दोनों आपके क्या हो, नल हो। प्रोडक्ट में भी 0 हो सकता है, प्रोडक्ट आपका 0 हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपका वो रहे, जैसे 0 है 1 है, इस तरीके से कोई एक और ले लिया 1 0 0 एंड 1, तो क्या ये आपके पास में दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स हैं, नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें है। अगर नॉन सिंगुलर बोला गया है तो इसका मीनिंग है कि कुछ ना कुछ तो नंबर है ही है, किसमें, ए में। अगर इसको नॉन सिंगुलर मेंशन किया तो इट मीन्स कि इसका कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट जो है आ रहा है, जैसे कि 0 -1 एंड नॉट इज इक्वल टू 0, मीनिंग कि ये तो क्या है, नॉन सिंगुलर है। बट इनका प्रोडक्ट क्या 0 आ सकता है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। प्रोडक्ट से किसी चीज को कोई लेना देना नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट उसका 0 ही हो, एक प्रोडक्ट करके 0 भी बन सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपकी क्या है, राइट है। सेकंड रॉन्ग है। तो अब आपको चेक करनी कि कौन सा आंसर इसमें सही जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि क्या एक ही सही था, नहीं, 1 एंड 2 है, 1 सेकंड तो गलत है, स्केलर की तो बात ही नहीं करी है, 2 ओनली एंड 1 2 3rd, तो इसके अंदर ऑप्शंस कैसे टिक करेंगे, आई थिंक इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा लिखने में, तो यहाँ पे 1 एंड 3 होना चाहिए था, ठीक है, तो जिसके हिसाब से आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें क्या दिया गया है कि अगर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा, किस कंडीशन के अंदर डिटर्मिनेंट आपका वैनिश हो जाएगा। अगर हम उसको कर दें a + b c = 0, तो क्या ये वैनिश हो सकता है, ये देखना है हमें। अगर a³ b³ c³ हम कर दें तो = 3abc के बराबर हो, तब क्या ये वैनिश हो सकता है, ये चेक करेंगे हम। एंड सेकंड में, थर्ड में क्या है कि a² + b² + c² -ab - bc - ca = 0 हो, तो क्या ये वैनिश हो सकता है। हमको ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये आपका डिटरमिनेंट वैनिश हो जाए, मीन्स कि खत्म हो जाए, 0 बन जाए। तो पहली बात ये है कि करेंगे कैसे, देखिए इसको हम ऑपरेट करें, थोड़ा सा करते हैं ऑपरेट, देखिए क्या बनता है। पहले हम इसके फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें कि राइट बैठ रहा है कि नहीं। A B C है, B C एंड A है, एंड C A एंड B है, यही है। ऑपरेट करते हैं फर्स्ट को, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा लिखने का नहीं ठीक आ रहा, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखती हूँ। ऑपरेट R1 कैसे कर रहे हैं, R2
प्लस R1 प्लस R3, तीनों को प्लस कर रहे हैं R1 के अंदर, रो R1 के अंदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 और 3 में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको एज स्टिल जैसा है वैसे का वैसा रहने दीजिए। फर्स्ट बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, एंड थर्ड भी A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी तीनों में आ रहा है। आपकी फर्स्ट रो में हर एक का जो एलिमेंट है वो है सेम है, तो इसको हम फर्स्ट में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 1 1 और यहाँ पे आएगा B C A एंड C A B। तो अब आप देखिए, जब मुझे बोला गया है कि अगर मैं A B C को 0 पुट कर दूँ तो मेरा पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर तो हो रहा है। फर्स्ट आंसर इसका राइट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है कि अगर A क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC के बराबर है, तो क्या होगा। क्या है हमारे पास में रूल, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC के इक्वल आए, तो क्या ये आपका वैनिश हो जाएगा। ये देखना, अब हमने एक तो हमने चेक कर लिया कि ABC में तो ये ठीक जा रहा है कि वैनिश हो रहा है। अब रूल है हमारे पास में कि अगर A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC के बराबर है, तो ये बराबर होता है बच्चों, रूल को याद रखिएगा कि A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC हो, तो ये बराबर होता है A प्लस 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 ऐसे करके इंटू में एंड इनटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इसके बराबर रहता है ये A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3ABC, इस सभी चीज़ के क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, तो अब ABC भी यहीं से आया है। ठीक है, चाहे आप इसको 0 कर लें तब भी ये ABC आपका 0 बनेगा। अगर आप इसको 0 पुट करते हो तब आपके पास में A प्लस बी प्लस सी क्या आता है। अगर मैं ये बोलूँ ना, देखिए जैसे पिछले ऑपरेट हमने करा तो फर्स्ट उसमें मैंने बनाया कि A प्लस बी प्लस सी बनाया, और यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी बनाया, और यहाँ पे भी A प्लस सी प्लस ये इस बनाई है। तो अब मुझे ये बोला गया है कि A क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC किसके बराबर हो गया, ये वाला साइड हो गया 0 के बराबर, हो गया 0 के बराबर। तो अब मैंने ABC को कुछ नहीं किया है, समझिए इस चीज़ को, ये मैंने ऐसे रख दिया, देखिए ऐसे रख दिया मैंने B C C A एंड B। फर्स्ट कंडीशन तो मुझे पता चल गई क्योंकि कॉमन लिया, देन वैनिश हुआ, बात खत्म। सेकंड में मुझे ये कह रहा है कि A क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ABC है, तो 3ABC को मैं इस तरफ ले आई, इस तरफ जो आपका रह गया 0। ये रूल है मेरे पास में, ये रूल है। अब ये अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑप्शन इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे आएगा A प्लस बी प्लस सी एंड इन टू A क्यूब बी क्यूब स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देन A प्लस सी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि जब मैं इसको 0 कर रही हूँ तब भी ये वैनिश हो रहा है, और जब मैं इसको 0 कर रही हूँ तब भी ये क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ रहा है, 0 0 0 के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी कह सकते हैं, बट थोड़ा सा है ये कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आपको इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके ये बताना है कि क्या वो एक नल मैट्रिक्स के बराबर है, क्या वो माइनस आई के बराबर है, क्या वो आई के बराबर है, क्या वो 2i के बराबर है। तो नल मैट्रिक्स में क्या रहता है, 0 0 0 रहता है। ठीक है, यही सब आता है। और उसके बाद माइनस आई का मीनिंग है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है बट नेगेटिव इन साइन आई है। ये आपका माइनस आई है, ये मीन्स कि 1 0 0 1 के बराबर है, और ये आई है 2i के इक्वल। ठीक है, 2 मीन्स कॉमन ले लेंगे। तो चेक करते हैं फर्स्ट इसका डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास में कंसेप्ट की अच्छी क्लैरिटी है, बात को ध्यान से समझिए,
अगर आप इसको विदाउट एक्सपेंड करते हो तब भी ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें मुझे मेंशन नहीं किया कि एक्सपेंड करिए विदाउट एक्सपेंड करिए। जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम कहते हैं कि विदाउट एक्सपेंड करिए, वो फॉर कैलकुलेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए काम आती है। लेकिन अगर इस चीज़ की आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप प्रॉपर्टीज को भी स्किप कर सकते हो, बाय इसको एक्सपेंड की फॉर्म से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से करूँ, मुझे बोला गया है कि जब आप इसको चाहे रो से करिए चाहे कॉलम से करिए, जैसे मर्जी करिए, बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन क्या आएगा, प्लस माइनस एंड प्लस। तो मैं लास्ट वाले को देखूँ तो ये 2 जीरोस है, तो मैं इसके थ्रू करूँ तो इससे के थ्रू एक्सपेंड करूँ तो ये सिंपल सिंपल आंसर बन जाएगा मेरा। दिख रहा है आपको? तो क्या बन के आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया ना, डायरेक्ट आया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। किससे किया मैंने? लास्ट वाले से किया, एक्सपैंड करके किया। क्या किया ये मैंने? एक्सपैंड करके किया है। विदाउट एक्सपेंडिंग भी मैं बताऊंगी कि कैसे हो सकता है ये। विदाउट एक्सपेंडिंग भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। हमको आंसर से मतलब है। 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर लिया, देन साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2i क्या है? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑर्डर कितने का था? क्योंकि 1 आया ना इसका आंसर, देन 2 इंटू 1, 1 मीन्स आइडेंटिटी। तो 2 ये आएगा 1 0 0 0 0, ये आएगा हमारे पास में इसका आंसर आएगा। तो ये नल मैट्रिक्स तो हुई नहीं है, ये क्या है आपका 2i इसका आंसर आएगा। मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट है। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जिसकी बात हम कर रहे, देखिए हर एक क्वेश्चन आपका ये 2.5 मार्क्स का है। 2.5 मार्क्स का है, बहुत होते हैं। 5 क्वेश्चन भी इसके सही अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे। आपको मैंने कहा था कि टारगेट आपने 40 का रख के चलना है, और मैट्रिक्स ऐसा है कि इसमें आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए बस। इफ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या है? 2 के इक्वल है, एंड ए बी सी इज इक्वल टू 6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब देखिए फिर से वही चीज़ आ जाती है, चाहे इसको एक्सपेंड के थ्रू करिए चाहे इसको विदाउट एक्सपेंड के थ्रू करिए, आपकी इच्छा है। बताइए कैसे कर सकते हैं इसको। अब हम इसको बाय एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया, और विदाउट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बट हमने कोशिश ये करनी है कि बिना एक्सपेंड के ही इसको करने की कोशिश करनी, ताकि हमारा आंसर ईजिली निकल आए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग रखना है अपना सतर्क, और बस अटेम्प्ट करना है। क्लियर? चलिए इसका सोल्यूशन निकालना है कि क्या आएगा। और मुझे कंडीशन ये दे रखी है कि ए बी सी जो है वो आपका 6 के इक्वल है, एंड ए माइनस बी एंड बी माइनस सी एंड सी माइनस ए जो है वो हमारा 2 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, कॉलम्स के थ्रू हम करेंगे। देन ए बी सी मैंने बाहर ले लिया, 1 1 1। रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ए बी सी क्यों आया है? क्योंकि एक एक जो है मैंने कॉमन बाहर ले लिया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आप लिख दोगे कि ऑपरेट आपने क्या किया है, आपने ऑपरेट किया है कॉलम को ही किया है जिसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स थे बाहर निकाले हैं। अब आप ऑपरेट क्या करोगे, फिर से C1 को करोगे C1 माइनस C2 एंड C2 को करोगे देन C2 माइनस C3। देखिए इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है कि हम चल कैसे रहे हैं। A माइनस बी मतलब A माइनस बी एंड यहाँ पे B माइनस सी मीन्स की C2 माइनस C3। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है कि हम चले कैसे हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, हम ऑपरेट करना है तो ए बी सी बाहर ले लिया मैंने, अंदर हमारे पास में क्या रह गया अंदर 1 माइनस 1, ये हो गया 0, और ये आएगा क्या ए माइनस बी फर्स्ट कॉलम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलते हैं सेकंड कॉलम पे, C2 माइनस C3 0, और यहाँ पे आएगा B माइनस सी
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके अगले वाले में आएगा 1 सी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, मीन्स कि रूल लगा लेते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी, यहाँ पे 0 b माइनस सी एंड b प्लस सी। इसको तो सेम ही रखेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। इसमें से पहले जो ये दो चीज़ें, इसमें से जो कॉमन आ रही है उसको बाहर ले लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास में क्या आ रही है, पहली कॉलम में जो कॉमन आ रही है वो आ रही है हमारी a माइनस बी, पहले जो कॉलम में कॉमन आ रही है वो देखनी है। तो अंदर फर्स्ट कॉलम में आपके पास में बचेगा 0 1 एंड a प्लस बी। सेकेंड कॉलम से जो कॉमन आ रही है वो आ रही है इंटू बी माइनस सी, इसको भी मैंने बाहर ले लिया। तो ये बचा 0 1 एंड b प्लस सी, और यहाँ पे है 0 c एंड c स्क्वायर, 1 आएगा इधर। आगे बात समझ में कि कैसे हमने कॉमन लिया है, जो पहला कॉलम में लिया है फिर सेकंड कॉलम में लिया है, रो के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। रो में जाता तो हमने इसमें भी देखना था, इसमें भी देखना था, इसमें भी देखना था, हर एक रो का हर एक एलिमेंट चेक करना था, लेकिन हमने शुरू ही कॉलम से किया है तो कॉमन भी मैं कॉलम से ही निकालूंगी। अब मेरे पास क्या क्या निकल के आ गया है, एक ABC निकल के आ गया है, a माइनस बी निकल के आ गया है एंड b माइनस सी निकल के आ गया है। अब जो चीज़ अंदर बची है उसको मैंने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसके थ्रू करेंगे, ये चला जाएगा, बचेगा ये, इसको आपस में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, v प्लस सी एंड यहाँ पे है माइनस a माइनस b, b से b कैंसिल आउट, देन a प्लस सी, a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस a इज इक्वल टू किसके आएगा, ए बी सी किसके लिया था मैंने, 6 के इक्वल लिया था, और a सभी का जो प्रोडक्ट था वो 2 के बराबर था। तो इसका मीनिंग है कि आंसर मेरा कितना आया है, 12 आया है। तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चल गया पता। अगर हम इसको एक्सपैंड करने बैठे तो बहुत टाइम जाएगा हमारा, बहुत टाइम लगेगा। तो कोशिश यही करनी है कि अपने फॉर्मेट को सीखना है और उस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए, और जो भी बच्चे हैं जो मतलब एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ और बच्चों को भी शेयर करें इस वीडियो को, काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी। अब इसके जो नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे वो लेके आएंगे मॉक टेस्ट। किसका मॉक टेस्ट लेके आएंगे, आपका इसी चैप्टर का जो आपने पढ़ रखा है। मैंने साथ साथ में आई थिंक क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, लेकिन एक और मॉक टेस्ट होगा आपका जिसमें कि आपको इसको अटेम्प्ट करना है और ये देखना है कि क्वेश्चंस आप कितने पूरे कर पाते हो, कितने कंप्लीट कर पाते हो। अप्रॉक्सीमेट आपने 1 to 10 तक क्वेश्चन लेके ही चलने हैं इन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर। इनके बीच में ही आएंगे, या 5 आ जाए या 6 आ जाए, बट मैक्सिमम अब चलिए 10 लेके चलते हैं। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 2.5 का हर एक क्वेश्चन होता है, मैंने बताया है। फिजिक्स के भी सेशन हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।